सर हैं ये 67 में सेलेक्टेड है, 50 रैंक है इनका SDM। ठीक है, रितेश कुमार यादव जी नाम है इनका। सब सोचे तुम लोग से मिलवा दें, थोड़ा ठीक रहेगा। बीच बीच में इसी तरह बहुत पहले भी बहुत सारे आए, इनसे बड़ी उम्मीद थी कि आएंगे, बीच में आज एकाएक इनका सुबह सुबह मैसेज तो थे या नहीं जॉब के। हाँ हाँ, तो सुबह सुबह ही मेरे पास मैसेज आया कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो आते हैं ऑफिस। हमने भी टाइम दिया तो टाइम पे पहुँच गए। बड़ा अच्छा जर्नी रहा है इनका भी। अब 50 रैंक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब प्रॉपर इनका अब BPSC का एक आता है ना, BPSC में 22-23 कभी सबसे ज़्यादा लगता है कि 64 में 24 पोस्ट आया था। नहीं नहीं, BPSC का पूरा जो पोस्ट है 24 था। तो जो उसमें BS BPS सब रजिस्ट्रार ये सब छोड़ के जो भी पोस्ट मिलता है ना, वो सब अगले के लिए एक बार जरूर प्रयास करते हैं। इनका BPSC से मुक्ति मिल गई इनको, अब नहीं चाहिए BPSC। 68 में भी उनका वाइल के कोई मतलब ही नहीं है, SDM मिल ही गया तो क्या करेंगे देखें। अब देना होगा तो UPSC देंगे, तो वही एक बचा हुआ है। तो थोड़ा बात करो, मतलब कि क्या बात है, सुन लो। तुम लोग तो जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा है कि सुन ही लो। हाँ, अभी मेंस से जब लिखोगे ना तो उस टाइम पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए। अभी तो तुम लोग पूछोगे ये टेस्ट पेपर लगाना चाहिए कि नहीं, वो टेस्ट पेपर लगाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक्सपीरियंस सुन लो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितेश कुमार यादव है, और जैसा कि सर ने बताया कि मेरा 67th BPSC में 50th रैंक था। हालांकि ये मेरा देखा जाए तो BPSC में 5वां अटैम्प्ट था, लेकिन सीरियस 3rd वाला था। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, तो थोड़ा उतना सीरियस अटैम्प्ट नहीं दे पाते थे। लेकिन 65th, 66th और 67th में मैं तीनों में लगातार इंटरव्यू दिया, और मैं दोनों में तो मैं ऊपर की कुछ पोस्ट भरता था, तो कोई भी सर्विस मिल नहीं पाई। इसमें मेरे को 50th रैंक आया, तो प्रॉपर BAS मिला। BAS मतलब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में SDM बोलते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आप सभी लोग तो BPSC की तैयारी करते हैं, और सबको तो पैटर्न पता ही है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, और इंटरव्यू में क्या होता है। मोटा मोटी जानकारी होगी ही होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरे प्रिपरेशन का, सबसे महत्वपूर्ण जिसको कहा जाए, जिसका रोल सबसे ज़्यादा होता है, वो मेंस होता है। क्योंकि जो प्री होता है एक तरह से वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग करने का मतलब कि भाई कौन किस जिन बच्चों में जिन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है, उनको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। क्योंकि पहले सर ऐसा था कि 2000 से पहले लिखित परीक्षा होती थी, UPSC की भी पहले ही शायद ऐसा था क्या सर, मेंस का एग्जाम। लेकिन उसको हटाने के लिए कि जो एलिजिबल बच्चे हों, मतलब जो मेंस लिखने लायक हों, केवल उनको बुलाया जाए, इसलिए उसमें प्रीलिम्स में स्क्रीनिंग करके 98% बच्चों को हटा दिया जाता है, केवल 1-2% बच्चों को रखा जाता है। तो प्रीलिम्स का एक अपना रोल है, अहम रोल है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है, मतलब मेरा जो मानना है कि 80-85% जो रोल होता है सिलेक्शन में, वो मेंस का होता है। चाहे UPSC हो, चाहे किसी भी स्टेट का PSC हो, और उसमें मेंस मतलब आंसर राइटिंग। तो हमें सबसे अधिक जो फोकस करना है, क्योंकि मैं आस्था IAS से मतलब पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ सर। 65th BPSC से मैं कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ। दोनों में 65th में भी, 66th में भी और 67th में भी मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ पे लिखा है। एक बार तो मैं छुट्टी लेकर के 1 महीना पे, लास्ट टाइम जिस मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं टेस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ था। और कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरा इंग्लिश मीडियम था वैसे, तो सर आप कॉपी वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा जिनको अगर चाहिए होगा कॉपी। तो आप लोग सबसे अधिक जो फोकस करना है, आप लोगों को मेंस के ऊपर फोकस करना है। और मेंस में जैसा कि मतलब मैं तो एक तरह से नाइव हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू गिव लेक्चर ऑन यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। बस मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, आपको आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है सर लोग बताएंगे। हमसे अगर स्पेसिफिक कुछ पूछना होगा तो आप लोग 5 मिनट के बाद पूछ सकते हैं। और पर डे चाहे आपको आ रहा हो आंसर लिखना, चाहे ना आ रहा हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन पर डे एक जो इनर्शिया होती है उसको ब्रेक करना है आपको आंसर लिख करके, है ना, कि आंसर हमें रोज 1 या 2 आंसर लिखना हो। और अपने ग्रुप में ही एक ऐसा अपना एक कोर ग्रुप बनाइए 2-4-6-8 लोगों का, कि जिसमें कि आप अपने आंसर को शेयर करिए, वहाँ लोग एसेस करेगा। एसेस करने के बाद आपको उसको फीडबैक मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आंसर राइटिंग में अच्छा करेंगे।
तो आंसर राइटिंग पर डे आपको करना है। रही बात कि आपका इंटरव्यू का, इंटरव्यू के लेकर के भी जैसे ऑलमोस्ट जो बिहार के बच्चे जो होते हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं मैक्सिमम। आप लोग का बैकग्राउंड क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड था ग्रामीण परिवेश। तो बच्चे बड़े डरे से होते हैं कि इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि उसका भी रोल है 12 से 14% सिलेक्शन में, किसी भी चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि बीपीएससी में भी 900 मार्क्स का होता है मेंस और 120 मार्क्स का होता है, तो ऑलमोस्ट 13-14% रोल हो ही गया। तो भी उसका भी रोल, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे मार्क्स थे मेंस में 509 नंबर, 509, 507 नंबर एक लड़के का था, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, वो पर्सनल चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं। 507 नंबर उसका था, मेरा 509 नंबर है। मेरा रैंक आया 50वां, उसका रैंक आया 250। फैक्ट है, मेरे पास वो भी है, मतलब स्क्रीनशॉट भी है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओनली 2 मार्क्स। तो कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ? इंटरव्यू में डिफरेंस क्रिएट हुआ। और इंटरव्यू में मेरा 83 मार्क्स आया था, इस बार सबसे मेरा लोवेस्ट मार्क्स आया था, क्योंकि इससे पहले मेरा 66 बीपीएससी में 87 मार्क्स था और 65 में 85 था। तो इंटरव्यू मतलब जो आप आंसर लिखते हो ना, आपके आंसर से ही आपकी पर्सनालिटी दिखती है कि कितना थॉट में कितनी क्लैरिटी है, कितना आपका पर्पज क्लियर है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। क्योंकि आप आंसर को, क्वेश्चन को समझते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखते हैं, तो इंटरव्यू में भी वही दिखेगा। तो रेगुलरली जो प्रैक्टिस आप करते हैं आंसर राइटिंग का, उससे भी आपकी जो पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू इज टोटली डिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम द मेंस राइटिंग। जो आप मेंस में लिखते हो वही, मतलब जो आप लिखते हो, एक बोला जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो आप मन में सोचते हैं वही बोलते हैं। बोलना मतलब लिखना, और करना मतलब जो आदमी काम करता है, जो आप बोलते हैं। तो जैसे बोलने को तो बोल देंगे, लेकिन आंसर में क्या आप लिखते हैं तो उसी से क्लियर होता है, क्योंकि तीनों चारों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है हमें इंटीग्रेटेड पढ़ाई पे, कि हमें अपनी पर्सनालिटी को भी उतना ही अच्छा रखना है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, एक हमारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी हो, ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, सेल्फलेसनेस हो। ये सब जो एसेसर वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो उसको समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, ऑफिसर वाली है। तो हमें इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई करना है, रोज़ आंसर राइटिंग करना है। उसके अलावा आप लोग तो अखबार वगैरह रोज़ पढ़ते ही होंगे, कोई एक स्टैंडर्ड अखबार पढ़ना है जिससे कि आप मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं उससे आप कंटिन्यूसली जुड़े रहें। तो मोर और लेस जो मेरे को बोलना था, जो मेरे दिमाग में भी थॉट्स था, मैंने बोल दिया। किसी का कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो 2-4-10 मिनट में आप लोग मतलब जो भी कुछ डाउट आता हो, कुछ प्रॉब्लम आती हो पढ़ने में, क्या किस चीज़ में डाउट आ रही हो, कहाँ पे डाउट आ रहा हो, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देखो ऐसे तो मैं रेगुलरली द हिंदू पढ़ता हूँ, लेकिन आप द हिंदू के अलावा भी अगर भी स्टेट पीएससी में अगर आप देना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल द हिंदू ही पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस से भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जनसत्ता भी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो पढ़ सकते हैं। और नहीं तो देखिए आपको क्या है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है अखबार पढ़ करके, क्योंकि अखबार में बहुत डिफरेंट सेटअप के लोग लिखते हैं। कोई टीचर हो गया वो लिखता है, कोई ब्यूरोक्रेट है वो लिखता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लिखता है, कोई पोएट है वो लिखता है। तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानना है, क्योंकि आंसर जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, आपको मतलब एक क्वेश्चन से इसको समझा रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन भी पीएससी में 69th में आया था कि वेदर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, तो अगर आप लेफ्टिस्ट पॉइंट पे जाएंगे और राइटिस्ट, जो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट तो समझते हैं आप लोग, तो दोनों के अगर आप पर्सपेक्टिव जानते रहेंगे तो भी तो फॉर और अगेंस्ट में लिख पाएंगे, है ना। तो अखबार हमें हमारी पर्सपेक्टिव, हमारे अंदर क्लैरिटी लाता है। अगर हम लिख रहे हैं फॉर में हमें जो हम पढ़े हैं अखबार से वहाँ पे डाल दिया, अगेंस्ट में लिख रहे हैं 2-3 पॉइंट कि भाई जस्टिफाइड है कि नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि वो एब्सोल्यूट है कि नहीं, जस्टिफिएबल ही है। ऐसे उसके अगेंस्ट में भी तो कुछ पॉइंट होगा भाई कि इकोनॉमिक कोई रिजर्वेशन, तो कोई पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो है नहीं कि किसी को जॉब दे करके हम पावर्टी से निकाल रहे हैं। रिजर्वेशन तो सोशल जस्टिस का मैटर है ना। भाई जस्टिफिएबल भी है कि जो आदमी के पास उतने रिसोर्स नहीं है तो कहाँ से उतना अच्छा एजुकेशन ले पाएगा। तो जो ईडब्ल्यू जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो तो हमेशा दबे के दबे ही रह जाएंगे, जो गरीब लोग हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव हमें जानना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन रेगुलरली पढ़िए, रेगुलर पढ़ना मैटर करता है। और आंसर राइटिंग से कि आस्था का मैं जुड़ा हूँ, मेरी कॉपी भी आप लोगों को पिछले कम से कम 15-20 कॉपी अवेलेबल होगी। तो सर इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के भी हो तो समझने को समझ ही लेंगे आप लोग, चाहे हिंदी पढ़ते हो चाहे अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना। तो मिल जाएगी आप लोगों को कि क्या मेरा अप्रोच रहता था लिखने का, आंसर कितने पेज में लिखना है,
क्या क्या पॉइंट लिखना है, डायग्राम कैसा बनाना है, चार्ट कैसा बनाना है, फिगर कैसे बनाना है, तो वो मिल जाएगा। समझ गया ना? तो अखबार को ही पढ़ो, मैटर नहीं करता है कि आप द हिंदू, क्योंकि देखो क्या है कि जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं हम लोग, द हिंदू इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। ये बिटर ट्रूथ है, 2 साल 3 साल लग जाता है। हम 2008-9 से अखबार द हिंदू पढ़ रहे हैं, अभी भी 100% चीज़ें समझ में नहीं आती है। 100%। मैं इंग्लिश मीडियम, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ 10th क्लास के बाद, तभी भी 100% नहीं समझ में आता है। पढ़ रहे हैं, मान लो कि आधा आधा पेज का तो होता ही है उसका एडिटोरियल, तो उसमें से 2-4 पॉइंट भी अगर निकल गया तो उतना निकाल के अपना काम कर लिया। हमें तो विद्वान तो बनना नहीं है ना, है ना? हमें तो अपने सिलेक्शन से मतलब है, अपना काम करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ पे कोई साइंटिस्ट बनने तो जा नहीं रहे हैं, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, जहाँ पे हिस्ट्री के नॉलेज का उतना ही एप्लीकेशन है कि मतलब बेसिक चीज़ें जो है कि हम कुछ ऐसा ब्लंडर ना करें, मिस्टेक, कुछ ऐसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हम ना कर दें जो हमें काम दिया गया उसके कंट्रेरी कुछ काम कर दें। हम तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम तो कोई प्रोफेसर तो है नहीं। तो हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने जो हमें काम दिया है उसको एज इट इज़ काम करना है, न कि हमें अपना दिमाग वहाँ पे लगाना है। हाँ, कुछ इनोवेटिव लोग काम करते हैं, बहुत सारे IAS IPS जो होते हैं कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे एग्जाम्पल वेस्ट चंपारण में जो एक सर वो जो क्या नाम था, एक वेस्ट चंपारण में एक जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगाए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग सर्च करिए। वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कोविड के टाइम में, उन्होंने मतलब बहुत तरह के स्टार्टअप वगैरह के को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट मतलब हमें तो एक तरह से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटर बनना है, इम्प्लीमेंट कैसे कराना है गवर्नमेंट पॉलिसी की वो करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है कहाँ से स्टार्ट करें, इंट्रो क्या लिखें। जो चीज़ इंट्रो में लिखते हैं उसी को हम कारण में भी लिख देते हैं, उसी को हम बॉडी में भी उसी को निष्कर्ष में लिख देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लिखो आंसर, लिख के डरो मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन करने आता है सब रॉकेट साइंस का इंजीनियर है। सब एक सामान्य स्टूडेंट है, सामान्य बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और सामान्य अंडरस्टैंडिंग है ना। तो पहले लिखो, जो आ रहा हो लिखो ना। पूछ रहा है मुगल के बारे में तो तुम लिखो, क्या नाम है, गुलाम वंश का ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। बहुत क्या करेगा तो क्या कोई करेगा, बोलेगा यार इसको नहीं आता, वही है ना, यही है ना भाई। लेकिन आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ ना, लेकिन अगर लिखोगे ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। मान लो SDG के बारे में पूछ रहा हो तो लिखो SDG के बारे में 2-4 जो भी पॉइंट तुमको याद आ रहा है, नो पॉवर्टी, बाकी जो तुम नो हंगर, जीरो हंगर, ये सब लिखो, कुछ तो लिखोगे ना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, जाति जनगणना के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, तो लिखोगे तो समझ में आएगा ना कि भाई कौन कमेटी बनी थी उसको लेकर के, उसके क्या रिकमेंडेशन है, पढ़ो फिर उसको लिखो। ना हो तो गूगल से सर्च करके लिख लो पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है कि हमें सीखना है। हम एक ही बार में तो हम नहीं सीख पाएंगे सब कुछ ना, टाइम लगता है, वो प्रोसेस है। प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव करो, रिजल्ट तो आएगा ही ना। अगर मान लो 6 महीना तुम आंसर लिखे, जैसे कि एक MS धोनी का पढ़े होगे स्टेटमेंट कि आई बिलीव इन प्रोसेस नॉट इन रिजल्ट, तो प्रोसेस का पार्ट बनो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना। मैं भी देखो 5 अटेम्प्ट मेरा लगा, 2018 से मैं सीरियस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 23 के लास्ट में मतलब 24 चल रहा है, तो 6 साल लगा ना। तो हम भी आप ही टाइप जी क्लास में नहीं, क्लास एक्चुअली कुछ तो मैं आंसर राइटिंग जो मेरा था लास्ट जो इसमें सिलेक्शन हुआ, इसमें तो मैं ऑफलाइन दिया हूँ। कॉपी मिल जाएगी आपको, सर रखे होंगे, मेरे पास भी कुछ कॉपी पड़ी है। लेकिन सर कॉपी तो आप शेयर दे दिए थे हमको, मैं कॉपी दे दूंगा क्योंकि ज़रूरत हमको है नहीं। कॉपी होगी ना मुझे इस घर पे 2-4 ठो रूम पे होगी, तो मैं भिजवा दूंगा उनके थ्रू कॉपी। मैं हाँ बोलिए ना। हाँ ठीक है ना। देखो बेसिकली आप BPSC की तैयारी कर रहे हो ना, UPSC का कर रहे हो, BPSC का कर रहे हो ना। तो BPSC में क्या है कि जो बेसिक आपका अभी देखो, अभी 69th का पेपर हुआ, आप देखे ही होंगे, 70th आप देंगे हो सकता है, या 71st देंगे, जो भी देना होगा आपको। तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, GNP, जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग बढ़िया कर लो। मीन्स कि आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आप मतलब
एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है, तो उसमें आपको साइक्लिक क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये पता है तो बाकी आपको अपडेट क्या करना है, एड ऑन आपको करना है कि कुछ आप डेटा निकालेंगे इकोनॉमिक सर्वे से, कुछ निकालेंगे बजट से। अब जो गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, जैसे बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो किसी भी सर भी यहाँ आस्था आई से भी कोचिंग यहाँ भी प्रोवाइड कराते हैं हम, क्योंकि उसमें अपने को डेटा से मतलब डेटा ही ऐड ऑन करेंगे ना। अब पूछेगा कि कैसे हम पॉवर्टी को कैसे खत्म करें, तो जो जो कोर चीज़ें हो तो लिखोगे ही लिखोगे आप, बट ये कि आपको डेटा से उसको मतलब अपने आंसर को थोड़ा वेटेज देना होगा कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स यूनियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे हमारे यहाँ पॉवर्टी इतना है, या फिर हमारे यहाँ PLFS के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बेरोजगारी दर इतना इतना आप लिख देंगे। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें तो आप कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट तो नहीं है, आप तो बेसिक चीज़ें ही लिखेंगे ना कि भाई हम पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए ये प्रोग्राम है कि वेलफेयर स्कीम लॉन्च करेंगे, जॉब प्रोवाइड कराएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, यही सब लिखेंगे ना। और तो उसमें कुछ स्टैटिक आपका अच्छा होना चाहिए, करंट जो में जो चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे रेगुलरली तो आपको चलेगा पता ना कि भाई क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो कि अभी क्वेश्चन पूछ दिया कि अभी जैसे कि चल रहा है मालदीव इंडिया का, तो मालदीव्स बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब जो ट्रेड है हमारे अगेंस्ट में है, इंडिया के फेवरेबल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कहाँ से आएगी, आप बेसिक पढ़े रहेंगे कि CAD क्या होता है ना। से ट्रेड बैलेंस जो होता है, ट्रेड डिफिसिट उनको बोल रहे हैं, ट्रेड डिफिसिट में हम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप डेटा से ऐड ऑन करें कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू है 20 करोड़, मतलब 20 मिलियन है, बिलियन जो बोला 20 बिलियन है, सॉरी बिलियन, और वो जो हमारे यहाँ हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो 1 बिलियन भी नहीं है, हम 19 बिलियन के हम हमारे लिए फेवरेबल है, उनके लिए डेफिसिट है। तो आप बेसिक पहले जानते रहेंगे, फिर यहाँ से अखबार से आप डेटा उठाएंगे, उसमें लिख देंगे। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, स्टैटिक चीज़ें भी और बाकी जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो आपका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक जो है, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप बेसिक चीज़ों को आप देख लीजिए। और बाकी साइंस एंड टेक में क्या है, एक बार चीज़ें अगर आ गई, अब अगर चंद्रयान 3 के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो चंद्रयान 3 के बारे में अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, आपको उसके बारे में, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि PSLV क्या होता है, SLV क्या होता है, ठीक है ना, मैक 3 उसको क्यों बोलते हैं, है ना, क्यों मैक 3 बोलते हैं, कब SLV आया था, कब PSLV आया था, कब ASLV आया था, क्या क्या उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है। आप अगर एक बार आप पढ़ लेंगे कि हाँ भाई SLV इसको बोलते हैं, ASLV इसको बोलते हैं, PSLV इसको बोलते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उसमें अब ऐसे थोड़ी नहीं कि PSLV के बाद और एक GSLV भी शायद है ना, हाँ GSLV भी है, तो 4 ही 5 कोर्स कॉन्सेप्ट उसमें हुए ना। अब एक बार आप जान गए तो भाई किस पर्टिकुलर रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया था, चंद्रयान का पर्पज क्या है, उसमें जो भी लैंडर मूवर्स वगैरह लगे हैं उनका नाम क्या है, इतना आप जान गए, उसके किस पर्पज के लिए उसको भेजा गया था, चंद्रमा का स्टडी करने के लिए भेजा गया था, उसमें क्या क्या वो पता करेगा, तो उससे क्या क्या ह्यूमैनिटीज़ को क्या बेनिफिट होगा। मेन हमें फोकस करना है कि उससे हमारे हमको क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप तो शुरू के 4-6 लाइन में लिख देंगे कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है, ये रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यहाँ से लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर लॉन्चिंग पैड से, लेकिन उसका ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमें क्या बेनिफिट है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन है भी UPSC वगैरह में पूछता है कि भाई इतने बड़े देश में इतना रुपया हम 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उसको लॉन्च करने में, लेकिन लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट हमें पता होना चाहिए, हमको उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि उसका बेसिक पर्पज क्या है, उसका एडवांटेज क्या हमें मिलेगा, एक गरीब आदमी को एडवांटेज क्या मिलेगा, एक रिक्शा प्लर को क्या एडवांटेज मिलेगा, एक जैसे कि हमें उसका क्या बेनिफिट होगा, है ना। जैसे कि किसी को ट्रैक करना है तो शायद उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे अभी ये पता नहीं है क्या होता है, लेकिन GPS UPS जो ट्रैक करते हैं, जैसे अपने यहाँ टेक्नोलॉजी आप लोग को शायद या पता होगा कि हमारे यहाँ जब कारगिल वार हुआ था तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम टोटली GPS के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो शायद एक नाविक करके एक आया था तो बेनिफिट हुआ ना। अगर वो होता उस टाइम हमारे यहाँ तो हम एडवांटेज में रहते, हालांकि हम जीते लेकिन कैजुअलिटीज़ हुई, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हुआ ह्यूमैनिटीज़ का ना, मतलब जो लोग हमारे सोल्जर्स थे उनका लॉस हुआ, उनका लॉस कम हुआ होता अगर हमारे यहाँ वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उस टाइम होती तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी से इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये इस चीज़ पे हमें अधिक एम्फेसिस करना है। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी वहाँ पे तो और वैसे भी याद नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ें,
है ना। अगर हमें स्पेसिफिक मान लीजिए हम 2 दिन पहले चंद्रयान पढ़े हैं तो हमको याद है, ठीक है ना। अब हमसे कोई आदित्य L1 के बारे में पूछ दे, अभी लॉन्च ही हुआ जल्दी में, आप लोगों को पता भी हो कि शायद ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो ये सब चीज़ों को आपको मतलब ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। उसका एडवांटेज मेन क्या है, क्योंकि हमसे कभी भी क्वेश्चन जाए, चाहे इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन, जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो कैसे आपसे एक्सपेक्टेशन करें कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होगा, है ना। नहीं पता होगा भाई। हम अगर फिलोसफी पढ़े तो हम कहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन का थर्ड लॉ और क्या नाम है और जो बाकी जो चीज़ें हैं कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, कौन सी थ्योरीज अप्लाई होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे कि हम एज ए लेमैन किसी को समझा सकें, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक पढ़ लो आप, बाकी करंट से ही मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। आप अगर नया किसी भी बीपीएससी का पेपर देखेंगे, इस बार तो मुझे क्वेश्चन शायद याद नहीं आ रहा है क्या था, शायद चंद्रयान का क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो बेसिक अगर आपको पता है तो आप उससे उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। और किसी का कुछ नहीं, जो आपका स्ट्रेटजी हमारा वही स्ट्रेटजी है। पर डे 2 आंसर लिखिए, पर डे 2 आंसर लिखिए। सबसे बड़ा चैलेंज वही है एक स्टूडेंट को। पहले देख के लिखो ना आप, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ से लिखोगे, मान लो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, आपको चंद्रयान के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप नहीं देखोगे तो कहाँ से कर पाओगे, पढ़ोगे नहीं। मान लो अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको पता होगा तभी तो लिखोगे ना, नहीं तो फिर गलती ही लिखोगे ना। तो इंटरनेट से पढ़ लो। मैं तो यही करता था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है, नहीं रोज लिखना है हमको 2 आंसर, अभी भी मैं करता हूँ। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अगर कहीं से क्वेश्चन किसी भी साइट से क्वेश्चन उठाए 2 ठो नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा नेट से आधा घंटा रिसर्च कर लो, उस पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिख लो। फिर जो दिमाग में चीज़ें हैं याद, कुछ तो कुछ 2-4, अगर 10 पॉइंट लिखो तो 5 पॉइंट तो याद होगा ही होगा। उसी 5 पॉइंट को आंसर में लिख के किसी को भेज दो, फ्रेंड वगैरह को, कि भाई देखो आंसर चेक करो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और उसमें महारत तो हासिल करनी नहीं है ना, बट ये है कि आंसर अगर कोई क्वेश्चन दिखा आपको, मतलब सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र यही है कि क्वेश्चन दिखा तो आपको सोचने के लिए टाइम केवल मैक्सिमम 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड से अगर आप ऊपर लगाए क्वेश्चन सोचने में कि इसका आंसर क्या लिखें, क्योंकि बीपीएससी में भी कितने क्वेश्चन लिखने को आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन है ना, 5, 5, 10, 5, 15 और 2, 2, 4 और 1, 5 पेपर 2 का। और इतना लेंदी पेपर है, लिटरली बता रहा हूँ कि इतना लेंदी पेपर है कि यूपीएससी का उसमें 2 पेपर कवर हो जाएगा। जो इकोनॉमिक्स और साइंस, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का जो बीपीएससी का जो पेपर होता है, बहुत ही लेंदी पेपर है। यूपीएससी से भी लेंदी पेपर इस बार हो चुका है, क्योंकि हमें तो 15 क्वेश्चन तो लिखने ही है, जो छोटे छोटे 7-7 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 8-8 नंबर के, उसके सर आवाज़ तो जा ही रही होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में है क्या बच्चे? ओके, तो नहीं करना है एग्जाम में, केवल एक ही पेन का यूज करना है, 2 पेन का यूज नहीं करना है। बीपीएससी में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि 2 पेन का यूज करना ही नहीं है। जेल पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, डॉट पेन से ही लिखना है। मैं सर कहाँ था, भूल गया मैं। हाँ, वही क्वेश्चन आंसर का कर रहा था ना। लिखना है रोज 2 क्वेश्चन का आंसर पर डे लिखो, मिनिमम 1 तो लिखना पड़ेगा। 1 अगर नहीं लिखोगे आप तो फिर काम नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन देखते ही दिमाग में कम से कम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। 2 पॉइंट फॉर में, 2 पॉइंट अगेंस्ट में, उसका करंट एग्जाम्पल से कोट करके। जैसे कि मेरा एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे इस बार जीविका, बिहार में जीविका के बारे में आप लोगों को पता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक तरह का, तो उससे क्वेश्चन पूछा था उसका, मतलब पहली बार बीपीएससी में आया था। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे लिखा था कि उसके 10 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि जीविका दीदी हैं, उनको जो शराब, बिहार में शराबबंदी आप लोगों को पता होगा, तो शराबबंदी, जो लोग इलीगल शराब बेचते हैं, तो जब पकड़ा जाएगा तो उसके बोतल दिया जाएगा जीविका दीदी को और उसको पिघला करके वो चूड़ी बनाएंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो मैंने उसको कोरिलेट किया था कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड जीविका दीदी टू मेक विंगल्स फ्रॉम द बोटल्स कन्फिस्केटेड बाई एक्साइज डिपार्टमेंट। ऐसा इंट्रो था। तो इंट्रो क्या हुआ कि मैं फट से उसको रिलेट कर दिया, किससे, करंट के टॉपिक, करंट से कोरिलेट कर दिया। तो जो भी पढ़ा होगा, मुझे उसमें आउट ऑफ 28 मार्क्स मिला है।
बाकी और उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है कि भाई विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे और बाकी उसका है ना तीन 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 लेवल है उसका, तीनों को डायग्राम बना करके कितने कितने एसएचजी ग्रुप बिहार में एक्टिव हैं, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, पॉवर्टी एलिविएशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, है ना। फिर उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं कि भाई उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पा रही है, उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है ना। बहुत मास लेवल पे अभी भी ग्रामीण स्तरों पे भी एजुकेशन की कमी है बिहार में, तो इसलिए बहुत सारी महिलाएं जुड़ने में कतराती हैं, घर से निकलने में। अभी बिहार में भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बहुत सारी जो मेजर चंक है फीमेल का वो घर में रहता है, क्योंकि भाई वो पर्दे से बाहर नहीं जाता है। तो भी चैलेंज ही है ना उसके सक्सेस में, भले मतलब छोटा चैलेंज लेकिन है ना। लेकिन अब उसको अगर लिखेंगे उसमें कि ये जीविका के में चैलेंजेज है और ये बेनिफिट हुआ है, दुग्ध उत्पादन में क्या बेनिफिट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, पॉवर्टी एलिवेशन में, जो भी है, कैसे मतलब इतनी महिलाएं जुड़ी हैं, करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं, कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक गाँव में जीविका किसी न किसी नाम से है। तो मतलब इसको ऐसे हमें कोरिलेट करना है, हमें डेटा और फैक्ट और जो रिसेंट में न्यूज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 28 नंबर 30, कुछ लोगों को 29-29 नंबर मिला है आउट ऑफ 38। वैसे बिहार पीसीएस में ट्रेंड है कि 17-18 नंबर से ऊपर किसी को मिलता ही नहीं है। बहुत बढ़िया लिखेंगे तो 20-22 नंबर मिलेगा, लेकिन अब और अच्छा लिखेंगे, जो पढ़ने वाला होगा उसको अच्छा लगेगा, तो आपको मतलब 28 नंबर आप समझ सकते हो कितना हो गया, मोर देन 70% हो गया। 70% मार्क्स किसी एक क्वेश्चन में मिलना बड़ी बात होती है। तो आपको ऐसे ही मतलब चीज़ों को कोरिलेट करके, और वो कैसे आएगा अगर आप लगातार आंसर राइटिंग किए हैं, बेहतर तरीके से पढ़े हैं और आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, सब कुछ मोटी मोटी आइडियाज़ हैं। मैंने पहले ही बोला ना कि हमको एकदम विद्वता के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज्ञान देने वाला एकदम नहीं बनना है, ज्ञान लेने वाला बनना है। जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ग्रुप स्टडी करिए, आंसर राइटिंग करिए, चीज़ों से ये मत होइए, डरिए मत कि यार हम तो लिख ही नहीं पाते हैं। लिख तो कोई नहीं पाता है, जो फर्स्ट रैंक लाया होगा वो भी नहीं, शुरू में 2 साल पहले उसको भी आंसर लिखने में दिक्कत हुई होगी। या किसी भी टॉपर का अगर जो इस बार टॉप कर रहा है उसका 3 साल पहले कॉपी उठाइएगा, आप देख लीजिएगा, वो जैसे आप लिखते हैं वैसे ही वो लिखता होगा। क्योंकि चीज़ें बहुत सी क्वालिटी इनबर्न नहीं होती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इनबिल्ट आपके अंदर है कि आप आए और लिख दिए क्वेश्चन का आंसर। सीखना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो 19-20 का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही बार पढ़ा और एक ही बार में आंसर अच्छा लिख देगा, उसको भी 4-6 महीना सबको लगता है। वो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लिखेगा, उसको 38 में 27 मिलेगा, आपको 25 मिलेगा, सिलेक्शन तो होगा ही ना। हो सकता है कि उसको एसडीएम बनेगा, आप डीएसपी बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई, और ऐसा भी नहीं है कि जो आदमी एसडीएम बन रहा है वो डीएसपी से बेटर है, या जो आरओ बन रहा है वो एसडीएम से खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उस लिस्ट में आ रहा है, चाहे जिसका रैंक पहला रहा होगा चाहे 800वां रैंक रहा होगा, उसके इंटेलिजेंस में, उसके कैपेबिलिटी में एकदम डाउट नहीं करना है कि जो पहला रैंक लाया है वो मेरा 50वां रैंक है तो मैं 51वां वाले रैंक से बेटर स्टूडेंट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस की बात है। 50 आंसर लिखना है, हो सकता है कि 2-4 आंसर मेरा उससे बेटर हो गया तो हमको 1 नंबर अधिक मिल गया तो मेरा 50वां रैंक आ गया, उसका 51वां रैंक आ गया। मैंने एग्जांपल दिया ना, 2 नंबर कम है और रैंक कितना है, 250 का डिफरेंस है। वैसे 50 लोग हैं, वैसे मतलब 50-100 बच्चों का रैंक इधर उधर डिफर करता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि 2 नंबर में ला करके उससे बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया, विद्वान हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया। बराबर ही है ऑलमोस्ट, बट ये है ना कि रैंक में डिफरेंस आ गया, उसको फिर बीपीएससी देना होगा हमें। अब बीपीएससी का जो मोह माया है उससे, वो जो उसकी माया है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर उठ चुका हूँ। अब नहीं देना होगा बीपीएससी, अब यूपीएससी के बारे में सोचना होगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप जी। एकदम बनाना है शॉर्ट नोट, मतलब बस केवल पॉइंट लिखिए 3-4 वर्ड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई टॉपिक बताइए आप जो आपके दिमाग में आ रही हो कि क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि जातिगत जनगणना से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, कि वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर इफ इट वुड बी कंडक्टेड अक्रॉस द नेशन इट वुड बी एडवांटेजियस और नॉट। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको फॉर में पहले तो आप जातिगत जनगणना का थोड़ा सा हिस्ट्री दे दीजिएगा कि भारत में कब जातिगत जनगणना स्टार्ट हुई थी, कब लास्ट टाइम हुई थी, फिर बीच में एक आध बार हुई थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जिसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया। तो 1-1.5-2 लाइन में कि 1931 में रोक दिया गया था जनगणना को,
फिर उसके 80-90 साल के बाद हुई, लेकिन उसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया है। चाहे ये मत लिखिएगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वो एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, जातिगत जनगणना नहीं थी वो, ठीक है ना। तो वो इंट्रो उतना लिख दीजिएगा। अब फॉर में क्या लिखेंगे? फॉर में आपके दिमाग में जो भी आ रहा होगा कि भाई जो भी रिजर्वेशन को रेशनलाइज करने में, तो लिख दीजिएगा कि टू रेशनलाइज रिजर्वेशन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई जो अभी भी रिजर्व कैटेगरी में जो लोग डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन में हैं उनको अपलिफ्ट करने में। पॉवर्टी एलिविएशन भी उसमें डाल सकते हैं। 2-3 पॉइंट, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या क्या लिख सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट आप उसमें, मतलब इसको हाफ पेज में आप कंसाइज मैनर में लिख सकते हैं। ये तो फॉर में 3-4 पॉइंट हो गए, 3 ही 4 पॉइंट लिखना होता है। अगेंस्ट में इससे भाई जो हम जाति तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाति को और बढ़ाएगा ना भाई, आदमी में कास्ट कॉन्शियसनेस आएगा कि हम इस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट के हैं। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमको जाति मिटाना है, और एक कास्ट सेंसस करके हम कास्ट कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं। समाज में जो जब भी अपने कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस पे होता है, तो इलेक्टोरल इससे एक अच्छे कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। तो कहने की हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होगी। तो इसको बस लिखना है कि इट वुड डेवलप कास्ट कॉन्शियसनेस, जातिगत भेदभाव और बढ़ेगा, है ना। तो हम एक तरफ से हम कास्टलेस सोसाइटी के बारे में बात करते थे कुछ साल पहले, और यहाँ तो हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आप उसमें डाल दीजिएगा, बस आपका आधे पेज में खत्म हो गया कास्ट सेंसस। तो एकदम बनाना ही बनाना है आपको, ना भी अगर फिगर उसमें है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिगर इसमें नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का 2 फिगर डाल दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पिक्टोरियल जो चीज़ें होती हैं आपको भी अच्छी लगती हैं। अगर पूरे बुक में आपके जो बुक मिलती है, आप जो बुक पढ़ते हैं, उसमें अगर कहीं बिना पैरा चेंज किए हुए पूरे एक पेज में पूरे एक ही पैरा हो गया, तो आप खुद 4-5 लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप नहीं पढ़ना चाहेंगे। जबकि आपका काम है पढ़ना, आपको सीखना है। तो आप जब खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो तो एसेसर है उसके लिए आप एक क्या है, एक आपकी कॉपी है, एक रोल नंबर आप हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है उसको नहीं पता है, तो आप उसके लिए एक रोल नंबर है। अब अगर आप 10 लाइन का एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो क्वेश्चन होगा 10 नंबर को, तो आप 2 नंबर देगा आपको। एकदम बनाना है फिगर, जबरदस्ती बनाना ही है फिगर, कहीं मतलब जहां अगर बन रहा हो तो बनाना ही है। नहीं तो अगर आप मान लो कि एक पेज में 2 पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, कोई नहीं पैराग्राफ पढ़ता, आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे, मेरी ही कॉपी होगी, मैं सिलेक्टेड हूँ, अगर लिखे होंगे हम एक पैराग्राफ अगर 10 लाइन में, तो आप नहीं पढ़ेंगे, बोले बकवास लिखे हों। और अल्टीमेटली देखिए क्या होता है ना कि आप 10 लाइन का पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें 2 लाइन तो बकवास ही होती है। आपका अगर 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ है ना, तो उसमें आप सॉलिड पॉइंट लिख पाते हैं। फिर वही बातों को रिपीटेटिव बातें होती हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो नहीं है, अभी तो 20-20 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो आप उसी में आप पैराग्राफ वाइज कर रहे हैं, तो फिर रिपीटेटिव होता है। फिर पढ़ने वाला आपको तो वहाँ पे मार्क्स फेच करना है, मैक्सिमम जितना से अधिक मार्क्स मिल जाए, तो हमें मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो वहाँ पे पैराग्राफ में लिख के क्या करेंगे, आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो एडिटोरियल लिखिएगा पैराग्राफ्स में, उसको लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? छोड़ दो ना, ऐसा क्या है उसमें, थोड़ी ना कि उसी से क्वेश्चन आएगा 15 दिन से छोड़ दो उसको, ऐसा क्या है उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि आप पढ़ रहे हो तो अखबार कुछ सिलेबस थोड़ी ना हो, और ऐसा अखबार पढ़ो ना, ओरिजिनलिटी पे विश्वास करो। जितना अधिक टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल होगा, जितना टेक्स्ट बुक से भागोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑनलाइन क्लास करते हो और ऑफलाइन में डिफरेंस है ना। यहाँ पे डिसिप्लिन मैनर में बैठोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर आपका उठने का मन करेगा ना, तो आप 5 बार सोचिएगा कि उठे कि नहीं उठे, सर को बुरा लग जाएगा कहीं उठे तो, है ना। ऑनलाइन क्लास चल रही होगी तो आप उठ के चले जाएंगे, चलो ना घूम के आते हैं। तो कभी भी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक पढ़ो। अखबार में अब डिस्कशन तो बहुत सारे लोग का आता है डिस्कशन, लेकिन जो आपको पढ़ना है हो सकता है कि वो बताएंगे जो उनको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो उनको महत्वपूर्ण लग रहा है वो ना उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मान लो कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर एडिटोरियल अच्छा लग गया, तो हो सकता है वो ना बताए हों, तो आपको द हिंदू का कोई एडिटोरियल अच्छा लग गया, है ना। अभी कल परसों में शायद कल आया था कुछ, याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो मुझे अच्छा लगा पढ़ने को। तो हो सकता है कि डिस्कशन वाले में ना हो। नोट्स कितना पढ़ोगे, नोट्स तो हर एक चीज़ का नोट्स अवेलेबल है,
तो नोट्स के पीछे तो जाना है हमें, जिसका चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो उसके जाना है। बाकी अखबार पढ़ो ना, अखबार में क्या दिक्कत है, दो लेकिन दो ही पढ़ने एडिटोरियल, इन्हें कि पूरा अखबार छानने के चक्कर में पड़ गए। हम तो कहते हैं एक पढ़ो एडिटोरियल, हाँ एक पढ़ो एडिटोरियल, एक बाकी एक दो और कुछ सिलेक्टेड उसमें देख लो, बाकी इंटरनेशनल जो चीज़ें उसको देख लो ऊपर का, और थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला जो बिजनेस इकोनॉमिक्स बैंकिंग जो भी है उसको देख लो। बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो फर्स्ट पेज वाला है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ अगर हो हाँ तो वो देख लो। अब मान लो राम मंदिर बन रहा है तो थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा राम मंदिर पे, वो तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन है भाई, जानना चाहिए हमारे देश का के कल्चरल इंपॉर्टेंस की चीज़ है वो, है ना, रिलीजियस उसके कुछ इंपॉर्टेंस वो है, जानना चाहिए उसके बारे में। लेकिन उसके बारे में हम जान के क्या करेंगे, हो सकता है किसी का अगर हिस्ट्री ऑप्शन होगा तो पूछ देगा क्वेश्चन, चाहे कुछ और सोशल चीज़ें अगर होगी, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं उस पर कमेंट हाँ पूछ सकता है। हाँ भाई, मॉडर्न आर्किटेक्ट जो है कि कैसे, मतलब मॉडर्न आर्किटेक्ट जो इंडिया का है, राम टेम्पल जो बनी है अयोध्या में, तो उसका कैसे उसको ये किया गया है, तो पूछ सकता है उसमें। अब हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, हम उतना आर्ट्स एंड कल्चर पढ़े नहीं है, तो उसके बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। एकदम PYQ हूँ पहले करिए, उसी से आप पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे ना कि भाई क्वेश्चन कैसा आता है। इस बार का जो क्वेश्चन था और 68th का था, दोनों आप रख लीजिए। 68th का क्वेश्चन इस बार के क्वेश्चन से थोड़ा स्टैंडर्ड था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। उसमें का आप एक जो क्वेश्चन था G20 वाला, G20 और फिर G20 से जोड़ करके ग्लोबल साउथ और G20 को जोड़ करके उसमें क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन वाकई अच्छा था, और बाकी 3-4 क्वेश्चन उसमें अच्छे थे, तो उसको आप लोगों को देखना है। और इस बार का भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बुरा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था इस बार का। तो आपको PYQ को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करना है। अभी तो देखो नया पैटर्न हो गया है, तो 67th के बाद से ही करना आप, क्योंकि उधर का कोई मतलब नहीं। उधर रिपीटेटिव क्वेश्चन BPSC पूछा था पहले, तो लोग 10-50 क्वेश्चन रट लिए, या रटने का मतलब कि समझ गए कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन अभी आप उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरी होलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। 68 से सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, और 67th में भी ऑप्शनल में चेंजिंग हुआ था। पहले 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे 50-50 नंबर का, लेकिन 67th जो मैं दिया था उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। उसमें 14-15 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, 5-5 10 और 2-2 4, 14 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, तो उसमें थोड़ा चेंज था। लेकिन अब तो ऑप्शनल हट ही गया है ना, अब तो MCQs आ गया है। तो MCQs में तो मतलब आपका जो विषय पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, उसको भी अगर आप रखते हैं तो उसके लिए आपको बहुत स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 40% ही स्कोर करना है और MCQs है, तो आराम से अगर आप उस विषय को पढ़े हैं तो हमें नहीं लगता है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को दिक्कत होने वाली है उसमें, जिसका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है, क्योंकि 40 क्वेश्चन सही करना है 100 क्वेश्चन में। और नेगेटिव भी रहा तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप प्रीलिम्स दे करके जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स का आपको अनुभव है ही, और प्रीलिम्स में ऑलरेडी BPSC का जो कट ऑफ है 60-70% जा रहा है ना। इस बार 60% से ऊपर कट ऑफ गया था, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, उसको आप यूटिलाइज करेंगे। और जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होगा, तो उसके लिए तो और आसान है, तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी अपन एक ऐसे का स्पेशल तैयारी करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज़ें पहले से पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। इस बार तो बहुत अच्छा कर दिया, अभी 10-12 दिन का टाइम दे दिया ऑप्शनल को। जो इस बार जो मेंस दे रहे होंगे तो उनको तो पूरा एडवांटेज हो गया, अगर ना भी पढ़े होंगे वो तो 10-12 दिन में थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पैरेलली हमें तैयारी करना है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सबसे पेनफुल होता है अगर आप उसमें वो गलती कर दिए, उसमें फेल हो गए। बिहार PCS में जो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आता है उसमें फेल हो, कम मार्क्स आ गया आपका। मेरा 2 बार मैं जो इंटरव्यू दिया तो मेरा उसमें 36 नंबर ही आया था आउट ऑफ 72। मतलब सॉल्व किए, 1-2 डेटा गलती हो गया, 2 क्वेश्चन एक पार्ट का 2 क्वेश्चन एक पार्ट का गलती हो गया, तो 8 चौके 32 नंबर माइनस हो गया, आपका आ गया 40 नंबर। और वो जो 32 नंबर होता है वो सॉलिड होता है, तो उसको कभी नहीं गलती करना है। मतलब एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा, जितने स्टूडेंट हैं, मैं 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार मैं स्टेट्स गलती किया, इसलिए मेरा उसी टाइम टॉप 20 टॉप 30 में रहते, क्योंकि 32 नंबर वहाँ गलती हो गया, तो 32 नंबर बहुत होता है ना। जब तक DI है BPSC के सिलेबस में, DI का क्वेश्चन एक भी नहीं गलती करना है।
हम तो कहते हैं कि अरे एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए ना, ये जो 20-20 क्वेश्चन लिखना है छोड़ देना आप, मतलब छोड़ना तो नहीं है, लेकिन अगर छूटने की नौबत आ रही है तो पहले डीजाई को एकदम सॉल्व करना। वो 72 सिक्योर जो कर लिया स्टूडेंट बिहार में, तो उसका अगर नॉर्मल भी अगर लिख रहा है आंसर, मतलब लिखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ गए, लेकिन ये है कि वो 72 एकदम लेना है। अगर आप वो 72 सिक्योर कर लिए, इधर आप अगर एवरेज नंबर भी ला रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी इंटरव्यू में, अगर आपका 75 से 80 के बीच में अगर मार्क्स है तो। उस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है, जब तक वो है सिलेबस में, उस चीज़ को एकदम ध्यान में रख करके हमें करना है प्रिपरेशन। डीआई गलती एकदम नहीं होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं, वो फिर वो सीन हो जाएगा। देखो, इंटरव्यू को आइसोलेट करके कभी मत तैयारी करना, मेरा अगर सुने आप तो, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछता है कि उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है। इंटरव्यू का मैं 4-5 मुख्य चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। पर्सनालिटी ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको जाके जी में डेवलप करेंगे। बता रहा हूँ क्या क्या, मतलब पहली बात तो यह है कि आप ऑप्शनल, आपका जो ऑप्शनल है उस पर अच्छी पकड़ हो। दूसरा, करेंट अफेयर्स, बुरा मत मानना, ऐसे ही बोल दिया मैंने यार, बुरा मत मानना। करंट अफेयर्स को आप कैटेगराइज कर दो 3-4 पार्ट में। पहला, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स में बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं। कोई मतलब फार्मर के वेलफेयर के लिए स्कीम्स हो गई, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए स्कीम्स हो गई, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स हो गई, लेबरर के लिए स्कीम्स हो गई, इंडस्ट्री बिठाने के लिए, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए स्कीम हो गई। तो सभी स्कीम्स आपको पता होने चाहिए, मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। मेरा मॉक इंटरव्यू देख लेना होगा, उसमें तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक करंट अफेयर्स का एक पार्ट हो गया बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार की स्कीम्स। नेशनल न्यूज़ जो चीज़ें चल रही हों, कंटेम्प्रोरी जो अभी हाँ, बर्निंग इशूज जो चल रही हैं, उसको आपको मतलब बढ़िया तैयार करना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे राम टेम्पल का ही है, इसका आपका बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड एक्ट है ना, एक 1991 में कुछ वारसी एक्ट कुछ करके आया था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा इंडिया में, 1947 से पहले जो टेम्पल या मस्जिद जैसी हैं, तो उस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मुद्दे चल रहे हैं, तो आपका नेशनल इश्यूज़ के बारे में ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। इंटरनेशनल इशू जो भी चल रहा हो, इजराइल पैलेस्टीन चल रहा हो, या फिर रशिया यूक्रेन वार चल रहा हो, या उसके अलावा जो समिट वमिट जो होती रहती हैं, चाहे इंडिया का बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलेटरल रिलेशन, जो भी है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो ये हो गया ऑप्शनल। करंट अफेयर्स के 4-5 सेगमेंट हो गए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हॉबी, क्योंकि हॉबी देखो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हॉबी मतलब जैसे कि उससे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, और हॉबी मतलब अच्छा होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपकी हॉबी से, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बिहार यूपी के बच्चे की, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक, नॉर्मल हॉबी यही होता है। हालांकि अभी थोड़े स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं तो उनका हॉबी बहुत तरह का होता है, जो तो उसको थोड़ा हॉबी अच्छी होनी चाहिए, वो वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए हॉबी, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू की कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं ना कि मतलब हमें उस चीज़ को एकदम अमल करना ही करना है। पहला बात कि हमेशा मतलब सही बताना, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता रहे हो आप, एक भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं और पकड़ते हैं बीपीएससी में। तो इंटरव्यू में, बीपीएससी का इंटरव्यू का आप लोग को शायद अनुभव नहीं होगा, हमको अनुभव है। मेरा तो खैर कंसिस्टेंट मार्क्स रहा है, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। मेरा 87, 85, 83, मतलब 40-40 नंबर तक लोगों को मिला है। मतलब लड़का को प्रॉपर एसडीएम बनना चाहिए था, है ना, और एसडीएम तो छोड़ो आप, सिलेक्शन तक नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू में आ गया उसका 40 नंबर, 42 नंबर आउट ऑफ 120, है ना। तो वो लोग पकड़ लेता है। झूठ हमें नहीं बोलना है, थोड़ी सी थॉट में क्लैरिटी रखनी है। अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो क्लैरिटी खुद में क्लियर हो, मतलब वहाँ पे हमें, मतलब अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो हम फंबल करेंगे, है ना। तो थॉट में क्लैरिटी, ऑनेस्टी, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके अंदर वहाँ पे ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखनी चाहिए। सेल्फलेसनेस वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, एकदम सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए आपकी बातों से वहाँ पे। और वो चीज़ें कैसी है, धीरे धीरे आती हैं आपको। ये चीज़ें जब क्लास कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स हैं, 10 लोग हैं, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है तो आप उनको शेयर करते हैं, दे देते हैं कि लो भाई चलो करो। तो भी एक क्वालिटी है ना, एक हमें ऑफिसर मतलब एक अच्छा, हमें एक अच्छा बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है
है ना। आप ऑफिस में काम करने जाएंगे, रात में आपको कॉल करके कोई बुला रहा हो तो आप बोल दिए कि यार हम तो, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मैं नहीं आता। लेकिन ये तो आपको दिखा रहा है ना कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके अंदर सेल्फलेसनेस होना चाहिए कि भाई हम अपना भी कंफर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो ये सब चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़े इम्पार्शियल हो, इम्पार्शियल, आपके बातों में इम्पार्शियलिटी दिखनी चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फेवर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि कोई एक टॉपिक, कोई सोशल इशूज़ है, बहुत सारे सोशल इशूज़ हैं, तो सोशल इशूज़ में मान लीजिए वीमेन एम्पावरमेंट हो गया। बिहार में 35% महिलाओं को रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कि जो मेल है उनको डिसएडवांटेज, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, है ना, कि 35% रिजर्वेशन हो गया महिलाओं को, है ना, कि उनको कम मार्क्स में उनका हो जा रहा है ना। तो फिर ये क्या दिखा रहा है ना, कि मतलब आप अपने चीज़ों को लेकर के ही मतलब वो है, भाई उनका भी तो एम्पावरमेंट होना चाहिए ना। आप हमेशा किसी फीमेल को आप देख लीजिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक को, मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनको दिक्कत होती है। हम उनको पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए नहीं देते हैं, है ना। तो उनको अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो एक जगह तो आप उनको उनका राइट भी नहीं दे रहे हैं फीमेल को, और एक तरफ अगर 35% बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दिया है तो हमारे पेट में दर्द भी हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें, मतलब हम इम्पार्शियल हो, केवल हम, अगर हम बात भी अगर देने की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम रेशनलाइज करें कि भाई मतलब एक बार जिनको बेनिफिट मिल गया उनको दोबारा बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ जो भी है। मतलब चीज़ों को हमें इम्पार्शियल रहना है। कहीं भी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट है, कम्युनिटी के हैं, मैटर आ गया दो कास्ट और कम्युनिटी के बीच का, तो आप अपनी कास्ट एंड कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा इंटरव्यू में नहीं दिखना चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड के सामने, कि आप के अंदर मतलब पार्शियलिटी है, पार्शियल आदमी है ना। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू का यही है बेसिक। बाकी कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ हवाई चीज़ें पूछेंगे। आपका जो विषय है, आपका जो भी ऑप्शनल होगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे कभी भी रसिया में अनएम्प्लॉयमेंट है क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि रसिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कारण है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया में सोशल इशूज़ हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार का चीज़ पूछी जाएंगी आपसे। तमिलनाडु में क्या चल रहा है उनके ग्राउंड लेवल पे, जो छोटे छोटे मुद्दे, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके बिहार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, चाहे जो भी स्कीम्स है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, स्कीम में क्या क्या लैकुनाज है, ये सब पूछा जाएगा ना। और क्या पूछा जाएगा उसमें इंटरव्यू में। बस वही है कि आपके जो मैंने बताया कि क्लैरिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस वहाँ पे दिखना चाहिए। बस इतना अगर आप करेंगे तो आप 80 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। और कभी भी इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाता है। आप लोग मॉक इंटरव्यू देखते ही होंगे लोगों के, मतलब कोई कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर इंटरव्यूअर चाह दिया कि इनसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लेना है, मतलब नहीं दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे। तो उसमें हमें बहुत वो नहीं, डाउन नहीं फील करना है कि यार मैं जवाब नहीं दे पाया। हर एक आदमी से, कि मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ही बोला सर, एक टर्म होता है मेंसरिया, दिस टर्म रिलेटेड टू लीगल टर्म है, लीगल प्लस साइकोलॉजिकल टर्म है। मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल है, मेंसरिया आप लोग सर्च करना। मैं भी 10 दिन के बाद मेरे को याद आया था, मैंने सर्च किया, तो उन्होंने इम्फेसिस किया कि आपको जानना चाहिए, क्यों नहीं जानते हैं। तो आपको वहाँ पे प्रेशर में भी नहीं आना है। भाई नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है। अगर आप वहाँ पे अंदाज लगाते या कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता और नंबर कट जाता। तो अगर नहीं आता है कोई भी चीज़ जिसमें आप क्लियर ना हो, तो साफ साफ मना कर देना है कि नहीं आ रहा है सर, मैं इसको पढ़ लूँगा। मतलब वहाँ पे अगर आप गेस भी करना चाह रहे हो तो गेस खुद से मत करिए, उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, गेस करना चाह रहे हैं सर, तो परमिशन खुद दे देते हैं। बड़े बहुत ही वो होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। 2-4 बीपीएससी का इंटरव्यू तो ऐसा होता है कि आपको 2-3 मिनट तो कंफर्ट कराते हैं। आप जाएंगे, बिठाएंगे आराम से, पानी उनी को पूछेंगे, बोलेंगे अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो आप बोले कि सर 2016 में। 7 साल से क्या कर रहे हैं, तो आप बोलिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं। अच्छा क्या विषय था, तब बताए पॉलिटिकल साइंस हो चाहे कुछ भी हो,
तो उसमें जो कंटेम्प्रोरी चीज़ें हैं उससे पूछेंगे, या खुद आपसे पूछ लेंगे कि आप कौन से थिंकर आपको पसंद है। ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। हम जब भी गए हैं तो साइकोलॉजी में एक जीन पियाजे करके हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ा होगा या बीएड किया होगा उसको पता होगा। हाँ, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, दोनों बार वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन। हाँ, जीन पियाजे से ही हम दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर जीन पियाजे का क्या कंट्रीब्यूशन है बताइए, क्या कंट्रीब्यूशन है बताइए। छोड़िए उनके चारों स्टेज, जो भी चारों जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज है ना, छोड़िए, वो तो बहुत हो गया। तो हमने बताया कि इन्होंने थ्योरीज दिया था, इसमें 4 स्टेज थे, जो उसके चारों प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है। 4 स्टेज हैं उसके। तो चारों स्टेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, जो पढ़े होंगे। तब बताइए कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, जो कि एक बेसिक है, जो कि साइकोलॉजी को जानना, मतलब जो बीएड करते हैं वो पढ़ते हैं, और हम तो साइकोलॉजी में ग्रेजुएट है, तो हमको तो आना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर हमारे में कमी है ना। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं, नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि बार बार क्राइम करते हैं, उनको रिपीटेड ऑफेंडर बोला जाता है कि क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं। एक बार पुलिस ने उनको पकड़ा, फिर रिलीज़ किया, फिर क्राइम कर दिए। सीरियल ऑफेंडर कहिए, सीरियल किलर कहिए उनको। तो उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों ऐसा करते हैं, कुछ थ्योरीज अगर आपको पता हो तो बताइए। तो जो भी मेरे को उस टाइम मेरे दिमाग में था कि भाई एक जो भी थ्योरीज थी, आप लोग थोड़ा नहीं पढ़े हैं तो उसमें डिटेल में मैंने नहीं जाना चाहूँगा, तो जो भी 2-3 थ्योरीज उससे रिलेटेड है मैंने उसको बताया। फिर पूछे कि अभी थोड़ा ब्रेक करके बता रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन है। पूछे कि अभी बच्चों में ये हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। जो छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल 15 साल के, उनको ओबेसिटी हो रहा है, मोटापा हो रहा है, उनको हाइपरटेंशन हो जा रहा है, ब्लड शुगर उनका बढ़ जा रहा है, हार्ट अटैक भी नोटिस किया जा रहा है छोटे बच्चों में। क्या कारण है? तो मैंने जो भी मेरे दिमाग में था कि सर जो अभी हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छा नहीं है, हमारा जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल पे और आईपैड पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, पढ़ाई का ज़्यादा बोझ है। पहले जितना हम लोग फ्रीडम से पढ़े होंगे, आप लोग फ्रीडम से पढ़े होंगे, आपके जो घर में भतीजे उजते होंगे उतने फ्रीडम से नहीं पढ़ते होंगे। दे हैव ए लॉट ऑफ प्रेशर, कोचिंग अलग है, क्लास अलग है, और होमवर्क अलग है, सब कुछ करना है अलग अलग, है ना। तो अभी बच्चे क्यों नहीं बीमार होंगे? हम लोग तो खेलते भी थे, 4-6 घंटा खेल रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, बीमार तो नहीं होंगे। लेकिन जो आदमी 8 घंटा पढ़ रहा है और उसका स्क्रीन टाइम है 4 घंटा और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। इसके लिए साइकोलॉजी पढ़ने की चाहे किसी भी स्पेशल नॉलेज की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। फिर उसी में पूछ दिए कि जंक फूड क्या होता है, अब इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, है ना, कि दूर कैसे करेंगे इसको, ओबेसिटी वगैरह को, ये पूछ दिए। अभी जो जल्दी में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस किया गया है, उसका नाम क्या है बताइए, उसको लाने की क्या ज़रूरत थी? भाई आईपीसी सीआरपीसी चल रहा था धूमधाम से, क्या ज़रूरत है लाने की उसकी? तो आपको पता होना चाहिए क्यों लाया जा रहा है। मोदी जी का स्टेटमेंट था कि हम जो कॉलोनियल लेगेसी उससे दूर होना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे यहाँ क्राइम होते हैं उनके लिए स्पेशल एक्ट नहीं है, जैसे कि मॉब लिंचिंग के लिए कोई लॉ नहीं था, तो उसको लाने के लिए किया जा रहा है। फिर पूछे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के 2 नुकसान 2 फायदे बताइए। इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्या स्पेशल इसमें है कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो है, जिसकी उम्र 22-23 साल जिस स्टूडेंट की है, वो नहीं बता सकता है? सब बता सकता है। कौन बताएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्या नुकसान फायदे हैं? भाई फायदा ये है कि जो भी एक तरह से डेमोक्रेटाइज किया है सिस्टम को, कि जिसके पास कम बजट भी है वो भी अपना फिल्म विल्म बना करके उस पर लॉन्च कर सकता है। बहुत सारे सोशल इशूज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसके बारे में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को पता नहीं था, उससे लोग अवगत हुए हैं। नुकसान भी बहुत है, वल्गरिटी सोसाइटी में ज़्यादा आई है, रफ लैंग्वेज का ज़्यादा यूज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है अभी, है ना। तो इसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। 2 नुकसान 2 फायदा पूछा, बता दिया आपने, है ना। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ, जॉब अगर कोई कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो हाँ, मैं इंटरव्यू में बताना भूल गया, जॉब को तैयार करना है आपको। मान लो किसी फील्ड में आप 4-5 साल से काम कोई कर रहा है, सॉरी, तो आपको जॉब वाला जो चीज़ है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। आपका जो मेन इंटरव्यू होगा उसी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। तो जॉब वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने से, मैं C&AG में काम करता हूँ,
मैं अकाउंट ऑफिसर वहाँ पे हूँ, तो हमको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सी का रोल, सी अभी क्या अच्छा काम किया है, क्या थोड़ा सा उसका कंट्रोवर्शियल चीज़ रहा है, तो उसको आपको बहुत बेहतर, वो मैं भूल गया थोड़ा सा बताना, जॉब वाला मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया उस टाइम, तो जॉब वाला भी आपको तैयार करना, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं तो वहाँ अगर सक्सेसफुली अपने काम को आप कर रहे हैं तो यहाँ भी अगर आप आएंगे एसडीएम, डीएसपी और रजिस्ट्रार बन के, तो भी आप यहाँ पे काम वैसे ही करेंगे। आपको उसकी जो बेसिक निटिग्रिटी है आपको पता है, तो आप यहाँ भी उसको करेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ऐसे का वहीं अब लिखना पड़ेगा आपको लगातार, सप्ताह में एक आधे ऐसे लिखिए, एक ऐसे सप्ताह में लिखिए, और डिफरेंट टाइप्स के ऐसे लिखिए। खैर वहाँ पे आपको तो ऑप्शन रहेगा कि 4 ऐसे में से एक ही ऐसे लिखना है। और सबसे एडवांटेज अगर इसमें मान लीजिए हैं कि बिहार, यूपी और हरियाणा, पंजाब हर जगह के बच्चे होंगे ना, तो थोड़ा सा उसका जो भोजपुरी और मैथिली में जो टॉपिक आता है ऐसे का ना, तो थोड़ा सा उसके लिए आप लोग कोट वगैरह, जो कहावतें, लोकोक्तियों के ऊपर ऐसे पूछ रहे हैं अभी, है ना। धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा जो बिहार की जो लोकोक्तियाँ हैं, लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलेक्ट में, मतलब डायलेक्ट भोजपुरी डायलेक्ट में है, चाहे मैथिली डायलेक्ट में, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना होगा। जो बिहार का नहीं होगा तो समझना होगा, क्योंकि अगर आउटसाइडर है बिहार का तो वो नहीं समझ पाएगा। ऐसे हमारे यहाँ पूछा था कि मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी ये टॉपिक है कि भाई आप किसी के बेसिक टेम्परामेंट से कैसे आप कर सकते हैं कि वो जो है वही रहेगा, है ना। तो आप इसके फॉर अगेंस्ट में आपको समझना पड़ेगा। फिर इसके ब्रॉडर जो एस्पेक्ट है, इसको आपको थोड़ा सा उस ऐसे को ओपन करना होगा, किसी पर्टिकुलर इशू से नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसको न देखते हुए, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे आपको इसको खोलना होगा ऐसे को, क्योंकि लिखना है वहाँ पे 800 वर्ड में, तो ऐसे तो होगा नहीं, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझना। एक और लास्ट टाइम ऐसे आया था कि आगे की खेती, अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे जागे। तो मतलब अब इसको समझना है तो भाई आपको जानना पड़ेगा वहाँ की जो लोकोक्तियाँ हैं, है ना, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मोटा मोटी मतलब ये होगा कि आप अगर प्रिपेयर्ड हैं, है ना, या ऑन टाइम आपका प्रिपरेशन है, तो आप सिंपल सी बात है, आप एक्सेल करेंगे उस चीज़ में, बेटर परफॉर्म करेंगे। और आप लगातार पीछे होते जा रहे हैं, टालते हुए जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है आपके अंदर, तो आप फिर आपको तो अब फिर भाग्य का सहारा लेना पड़ेगा। और 2 मैथिली में था, शायद आइंस्टाइन का कोट आया था कि बिना, मतलब साइंस के बिना, विज्ञान के बिना अध्यात्म कुछ ऐसा अधूरा कुछ था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैथिली में था वो, और आइंस्टाइन का शायद कोट है वो। हाँ, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। और भोजपुरी का भी अगर आप लोग देख ले रहे हैं ना, तो 2 टॉपिक भोजपुरी से, 2 टॉपिक मैथिली से आता है उसमें। तो भोजपुरी का भी अगर 2 आपको तैयार है, और उसका बेसिक चीज़ अगर आप जानते होंगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, भावार्थ क्या है, भाव, तो आप उसको डील कर ले जाएंगे। हमें नहीं लगता है कि उसमें दिक्कत होगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा उसके जो ब्रॉडर होराइजन है उसको ओपन करना होगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ों को आपको उसमें इनकलकेट करना होगा, इनकॉर्पोरेट करना होगा उसमें, तो उससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। अभी तो मान लीजिए पिक्चर क्लियर नहीं है कि बीपीएससी में मार्किंग का क्या पैटर्न है। तो 300 नंबर का हो रहा है, 3 ऐसे है, 1 ऐसे 100 नंबर का है। तभी 68th का जो मार्कशीट आएगा, लोगों का कॉपी आएगी, तो क्लैरिटी आएगी कि क्या मार्किंग का क्या पैटर्न है, कि क्या 150 स्कोर, 150 स्कोर इज़ द गुड स्कोर और नॉट। बिकॉज अभी क्लियर नहीं है। इससे पहले ये था कि जीएस में 38 नंबर में जिसका 20 नंबर 19 नंबर आ रहा है किसी भी, तो वो अच्छा स्कोर माना जाता था। लेकिन अभी ऐसे में 100 नंबर में 50 नंबर एसेसर देता है कि नहीं देता है, ये फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। बाद में इसका आकलन किया जाएगा कि क्या मतलब स्टैंडर्ड स्कोर है ना। जैसे कि अभी ऑप्शनल में ही देख लीजिए 67th में कितनी डिस्पैरिटी थी कि एक विषय में स्टैंडर्ड मार्क्स 150 160 है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, और हिंदी और फिर सोशियोलॉजी में 220 20 30 नंबर आ जा रहा है। तो अभी ऐसे वाला जो चीज़ है, थोड़ा सा इसको आप लोगों को वेट करना होगा। आप लोगों को अगर 70th बीपीएससी देना है कि मार्किंग का क्या उनका क्राइटेरिया है, ऑन व्हाट बेसिस दे आर मार्किंग।
और अभी तो अच्छा हो गया है बीपीएससी में। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका तीनों ए से 3 लोग चेक करेंगे। क्या 20 क्वेश्चन है तो 4-5 लोग मिल के चेक करेंगे आपकी कॉपी को। तो उससे क्या है कि आपको किसी भी लेवल पे डिसएडवांटेज नहीं फील होगा। इसलिए होता है कि एक एसेसर है जो कि कॉपी का इवेल्युएशन बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में, उसकी जो क्राइटेरिया है बड़ी स्ट्रिक्ट है कि हम 20 नंबर में हम किसी को भी 10 नंबर नहीं देने वाले हैं। कुछ होते हैं, आप लोग फील किए होंगे, भाई ग्रेजुएट हैं तो आप लोग देखे होंगे कोई भी टीचर जो होता है क्लास का वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसकी क्राइटेरिया बड़ी स्ट्रिक्ट होती है कि आपको हम 20 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर तो किसी को देंगे नहीं। और कुछ क्या होते हैं, लिबरल होते हैं, चलो कुछ लिखा हो बैठा दिए उसको 12 नंबर 14 नंबर 16 नंबर तक दे देते हैं। तो अभी बीपीएससी जो अभी चेयरमैन सर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि एक क्वेश्चन जो है, जैसे कि 10 एसेसर हैं, 100 कापियां हैं, तो एक जो एसेसर है क्वेश्चन नंबर 1, तो 100 लोगों का जो पहला नंबर वाला जो एसेसर है हर एक आदमी का वही कॉपी चेक करेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एसेसर नंबर 2 चेक करेगा, है ना। तो उससे क्या है कि अब अगर 10 लोग हैं उनको 10-10 कॉपी दे दी गई तो उसमें किसी को फायदा किसी को नुकसान हो गया। लेकिन अभी तो झंझट ही खत्म हो गया कि चलो ठीक है, अगर एक आदमी हमारे लिए टफ है तो आपके लिए भी वो टफ रहेगा, वो क्वेश्चन के लिए टफ रहेगा। तो उसमें अगर उसका मानना ये है कि हम 38 नंबर में अगर 14-15 नंबर देंगे मैक्सिमम, तो 14-15 ही देगा। कुछ ऐसे हैं कि जो कि 20-22 नंबर वो बनाए हैं अपना थ्रेशोल्ड, तो 20-22 नंबर तक जाएंगे या फिर कितने नंबर तक जाएंगे। तो अभी ऐसे वाला थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी नहीं है वो। तो और देखिए करना पड़ेगा क्लास, क्योंकि क्या है ना कि अब इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होगा, जो बिहार का, जो मतलब जो गांव में रहा हो, चाहे जो कोचिंग क्लास कराता हो, क्योंकि वहीं आपको इतना टॉपिक, मान लीजिए 50 टॉपिक कोट दे दिया, क्योंकि 40-50 टॉपिक तो तैयार करना ही होगा, क्या पूछ देगा क्या गारंटी है ना। अगर आप लोकल लेवल पे बिहार के रहने वाले हैं तो ठीक है, आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। कि जैसे कि वो टॉपिक जो था, वो चाहे वो था क्या नाम जो इससे पहले बताया, बोल रहा है, अब उसका मतलब क्या है हम खुद नहीं जानते हैं लेकिन ये है कि जैसे एक टॉपिक था अगला खेती आगे आगे पे, तो ये देखिए बहुत बड़ा, बहुत इसमें बहुत बड़ा मैसेज है ना, कि कई तरह का इसमें मैसेज है, आप इसको बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए जिसको हम इंडिया पाकिस्तान वार 1971 का वार से भी जोड़ सकते हैं कि भाई हमने बढ़िया से प्रिपरेशन किया, वेल प्रिपेयर्ड हुए, तब जाके लड़ाई किए, जीते। अगर हम सोचते कि चलो यार करेंगे प्रिपरेशन, अगर मनिकसा ही था उस टाइम ना, प्रिपरेशन नहीं किए होते तो फिर हम लोग हार गए होते, जब होगा तो देख लेंगे। तो इसके बहुत सारे इसके एस्पेक्ट को हम खोल के लिख सकते हैं ऐसे, और बढ़िया ऐसे हो सकता है। बट उससे पहले महत्वपूर्ण बात है कि उसके जो इसेंस है, भाव है, इसेंस है, उसको समझना होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन हो तो। हाँ, हॉबी देखो क्या है ना कि हॉबी तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी ना, है ना। हॉबी तो आपको क्या, आपको जैसे कि देखो नॉर्मली क्या है कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रहती होंगी, बिहार से चाहे जहाँ से भी आई होंगी, चाहे घर आपका होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे मेरा हॉबी बैडमिंटन खेलना है, तो अब हम अगर प्रिपरेशन करने यहाँ पे आएंगे तो हम प्रिपरेशन करेंगे ना, बैडमिंटन कहाँ से खेलेंगे। जो ऑनेस्ट बातें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो हॉबी कुछ लोग तैयार भी करते हैं और कुछ लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे झूठ बोलिए। अगर आप सही में कुछ करती हैं वैसा चीज़, स्केचिंग बेस्ट है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। स्केचिंग तो आपको मतलब उसका एडवांटेज है कि हम जब भी बोर होते हैं स्केचिंग कर लेते हैं। उसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है ना, 10 थ्रो कलर ला लीजिए, कैनवास ला लीजिए, और वो ब्रश व्रश ला करके आप उसको प्रैक्टिस कर रही हैं, है ना। बहुत करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसका बेसिक पूछ देंगे, आप बोल देंगे चलिए ठीक है, आपको कैनवास पकड़ा देंगे, चलिए ठीक है कुछ ड्रॉ करके दिखा दीजिए। मतलब अगर आपको टेस्ट ही लेना होगा उनको, अगर मन ही कर दिया, तो अगर आप सही में अगर स्केचिंग करती हैं तो बोल देंगे चलो ठीक है, किसी पर्टिकुलर कोई प्रोटेक्ट बना दो, चाहे कुछ बना दो। फट से आप अगर की रहेंगी रियल में तो पेन से ही आप पेपर पे ड्रॉ करके दिखा देंगी, तो उनका टेस्ट भी हो जाएगा, और आपको जहाँ मिलना होगा आउट ऑफ 120-80 नंबर, वहाँ पे हो सकता है आपको 105 नंबर भी मिल जाए। होता है, मिला है 110 नंबर मिला है।
बीपीएससी में 120 में 110 नंबर मिला है लोगों को, मैं जानता हूँ, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि 110 नंबर तक भी मिला है। तो ऐसा थोड़ी ना कि 110 नंबर जिसको मिला है वो सभी क्वेश्चन का आंसर बताया होगा, लेकिन उसके अंदर दिखा होगा उन लोगों की नहीं यार ये जो बोल रहा है वो ऐसा है, ऑनेस्ट है। आपको स्केचिंग नहीं करने आता है, आप समझ लीजिए, आप बोलिए स्केचिंग करना हमारा हॉबी है और आप स्केच वहाँ पे एक नॉर्मल कोई पैटर्न तक नहीं अगर आप ड्रॉ कर पा रही हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? आपको 40 नंबर भी मिल सकता है। इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो ही मैं बोला कि ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर, ऑनेस्ट अपना जो है हम जो बोल रहे हैं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर के पास, एक ऑफिसर के पास यही चीज़ होती है ना कि ऑनेस्ट हो। अगर वो बेईमान हो गया तो फिर तो देश और समाज का क्या हाल होगा, आप लोग समझ ही सकते हैं ना। तो आपको वहाँ भी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरा बैडमिंटन खेलना हॉबी है और मैं रियल में बैडमिंटन नहीं खेलता हूँ, तो वहाँ पे मैं फंस जाऊँगा। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं नहीं बता पाऊँगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें पूछ दिया कि वो जो नेट होती है उसकी हाइट कितनी है, हो गया 2 मिनट, नेट की हाइट कितनी होती है। तो अगर हम खेले रहेंगे, अगर पढ़े भी नहीं है तो हम थोड़ा अंदाज लगा लेंगे, अच्छा 4 या 5 फीट के बीच में होती है तो हम 4.5 फीट बोल देंगे, चाहे 5 फीट जो भी होगा, जितना होगा उसका वो जो लंबाई जो होती है कितनी है। तो अगर खेले रहेंगे तो थोड़ा सा 1 आध सेकंड 10 सेकंड सोच के बता देंगे, हाँ चलो 20 मीटर या 20 फीट जो भी है 20 फीट होती है ना। तो वही मतलब वही ऑनेस्टी वही होती है ना। अब अगर आप वहाँ पे ऑनेस्ट हैं तो आप हर एक जगह ऑनेस्ट रहेंगे, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा रहा इंटरेक्शन आप लोगों से। तैयारी करिए बढ़िया से, स्टैटिस्टिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन किसी को गलती नहीं करना है। 72 में 72 अगर जो ला दिया उसका सिलेक्शन तय है, ठीक है ना। 72 में 72 उसको ध्यान रखना है, बाकी एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए तो बहुत उसके लिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना। हाँ चलो, अच्छा लगा ना।